आज गोयल हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर कृष्णा नगर में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके डॉक्टर अनिल गोयल द्वारा इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली का हर्ष मल्होत्रा जी, वो भी शामिल होने वाले हैं और यहाँ के जो क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी शामिल होंगे और चेकअप कैंप का फ़ायदा उठाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये धन्यवाद करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में आप लोग भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बात ठीक है, मीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल है आज के परिप्रेक्ष्य में। चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भी बात कर रहा हूँ। और चाहे कोई सुखद घटना हो, चाहे कोई अच्छी घटना ना हो रही हो समाज में, उसको निष्पक्षता से दिखाना ये आप लोग करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल जो मीडिया है, मीडिया की परिभाषा भी बदल गई है। पहले सिर्फ डीडी न्यूज़ हुआ करता था, शाम को 8 बजे समाचार आते थे। मैंने भी देखा ही है, मैं उतना छोटा नहीं था उस समय। उसके बाद कुछ कुछ चैनल्स हुए, कई बार ऐसा सुनने रेडियो पे आता था। एक टाइम ऐसा भी था जब हम डीडी में एक ही बार न्यूज़ देखते थे तो कोई कहता था ऐसा समय भी आएगा जब सारा दिन न्यूज़ चला करेंगे। तो हम लोग तो पिक्चर के बीच में भी न्यूज़ आ जाती थी तो भी दुखी होते थे उस टाइम। पर उस समय बड़ा अजीब लगता था, सारा दिन न्यूज़ का क्या करेंगे, सारा दिन न्यूज़ कैसे चल सकती है, 3-4 न्यूज़ होती हैं सारा दिन की। लेकिन वो सब चीज़ें समय के साथ साथ एंटायरली चेंज हो गया। और इस समय मैं ऐसा मानता हूँ कि एक टाइम था, जब जनरल बात कर रहा हूँ, माइक पे इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे तक चली जाए। एक टाइम था कि बीबीसी ने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी, बीबीसी न्यूज़ ने कोई बात कही। लेकिन आज का जो समय आ गया है, जो भारतीय मीडिया है, बड़े चैनल्स के लेकर के और वेब पोर्टल्स, मैं देखता हूँ कि कई बार छोटे छोटे यूट्यूबर्स, छोटे नहीं कहना चाहिए, एक यूट्यूबर मिलियंस की रीच टच करता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी न्यूज़ किसी के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। आज मनाली की न्यूज़ अगर दिल्ली में आ रही है तो वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश का भाव पता लगता है, पूरे देश का सिस्टम समझ में आता है। तो इसलिए मीडिया की परिभाषा एंटायरली बदली है। और चौथा पिलर जरूर कहा जाता है लोकतंत्र का मीडिया को, सच भी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ब्रांचेस हो गई हैं, सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। आज बड़े बड़े प्रिंट हाउसेस भी अपने डिजिटल मीडिया को इंस्टेंट या ब्रेकिंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ इसी तरह से जो अपने ये वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब के लोग हैं, इन लोगों को भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है वो आज हर चीज़ मोबाइल पे लिए घूम रहा है। रिलायंस ने दुनिया मुट्ठी में जब करवाई थी, उसके बाद से ये रेवोल्यूशन आया, मैं मानता हूँ। आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं डॉक्टर अनिल गोयल जी के निमंत्रण पर, मैं आप सबका बहुत आभारी भी हूँ। और देखिए, गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है, 25-30 वर्ष हो गए इसको, ये लगातार बढ़ रहा था। लेकिन मेरे से इस समय के जो हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, इसको कम करने का प्लान किया। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया केजरीवाल की तरह कि मैं निगम आते ही 1 साल के अंदर सारे कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। संभव नहीं कर पाए, वो करना भी नहीं था। वो हमें तब भी समझ में आ रहा था कि यमुना साफ़ करके डुबकी लगा दूंगा, तो वो तो आज तक यमुना साफ़ नहीं हुई, डुबकी तो खैर वो क्या लगाएंगे। तो जैसा गौतम जी ने 15 से 17 मीटर कूड़े का पहाड़ कम किया है, ग्रेजुअली होगा, लेकिन इसके लिए पूरा प्लान करके, जब हम निगम में थे उस समय भी हमने इसकी डिस्पोज़ल का भी प्लान किया था। और इसमें से बहुत सा कूड़ा जो पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि हाईवेज़ के नीचे सॉयल को फिलअप करने के लिए भी ये कूड़ा प्रयोग में लाया जा सकता है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। उसमें ठीक है, NHAI उसको
सैंपल टेस्ट करेगी कि वो कितना उसमें जाने लायक है, उसको भी सेग्रीगेट करके जाने वाला है। उसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ जब मैं महापौर था उस समय भी बैठक हुई थी, और उसमें इसमें से भी बहुत सा कूड़ा हमने नेशनल हाईवेज़ के नीचे डाला था। उसकी भी एक लिमिटेशन ये है कि कूड़ा एज इट इज़ उठा के नीचे नहीं डंप किया जा सकता, क्योंकि सड़क के कोई मापदंड, हाईवेज़ के बनने के कोई मापदंड हैं। आज ऐसे भी हाईवेज़ बन रहे हैं जिस पर जेट प्लेन्स को लैंड कराया जा सकता है इमरजेंसी में। आप लोगों ने देखा भी होगा, यमुना एक्सप्रेस वे पे भी हुआ, उधर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी कराया गया था। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बिल्कुल मन में है कि इसको समहाउ कम करना है। धीरे धीरे कम होगा, एकदम से कोई जादू की डंडी नहीं है, जो कहेगा वो गलत कहेगा, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि एक कहावत हुआ करती थी बहुत समय पहले, हालांकि बदलाव आया, नानक सुखिया सब संसार, दुखिया सारे जमुना पार। तो यमुना पार के दुखों को कैसे कम करेंगे आप? आज आप देखिए, ये कहावत तो गलत सिद्ध हो चुकी हुई है। पिछले 10 वर्षों की जो डेवलपमेंट पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली की हुई है वो इनकम्पेरेबल है। आप लोग रोज गुजरते हैं वहाँ से। जो मेरठ एक्सप्रेसवे बना सराय काले खां से लेकर के और मेरठ तक, जिसमें हमारा पार्ट चाहे गाजीपुर तक का ही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका शिलान्यास किया। उस समय महेश गिरी जी सांसद थे, और बाद में आदरणीय मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। पॉल्यूशन ख़त्म होता है उससे, ट्रैफिक जाम ख़त्म हुआ। 30-35 मिनट लगा करते थे, आज 7 मिनट में हम सराय काले खां से गाजीपुर तक पहुंचते हैं। तो अब अक्षरधाम से सहारनपुर तक का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये जिसको जमुना पार कहा जाता है, अब तो ये जमुना पार भी नहीं कहलाता है, अब तो उधर के लोग जमुना पार कहलाते हैं कई बार। और दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो ये भी यहीं से ही चल रही है। ये मैंने मोटे मोटे बड़े काम आपको गिनाए हैं। अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं तो सिर्फ एक ही काम और गिनाता हूं। केजरीवाल ने 1000 करोड़ रुपए पॉल्यूशन सेस पर इकट्ठा किया जनता के टैक्स के पैसे से। उसको खर्च केवल अपनी फोटो की प्रदूषण हटाओ। कौन हटाएगा भाई? केजरीवाल जी हटाओ इसको, हम भी कह रहे हैं हटाओ। तो केजरीवाल जी लिख देते थे नमस्ते दिल्ली, धन्यवाद दिल्ली, बस यही किया उन्होंने। वो 1000 करोड़ रुपए अगर पॉल्यूशन की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट पे खर्च होते तो दिल्ली के पॉल्यूशन के स्तर में डाउन आता। पर ऑन द अदर हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के पॉल्यूशन में भी अपना एक अच्छा प्रयास किया। लगभग 1000 इलेक्ट्रिक बसेस, पॉल्यूशन रहित ग्रीन बसेस, दोनों फायदे एक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बढ़ाया, जो कि केजरीवाल साहब ने 10,000 डीटीसी की बसें ऐड करने की बात की थी 2015 में। 10 बसें भी ऐड कर पाए डीटीसी की। प्राइवेट प्लेयर्स को, वो तो उनका भ्रष्टाचार का मॉडल है एक्चुअली, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना, उनके साथ अपना पैसे की सेटिंग करना और जनता के लिए धकेल देना। जनता को फ़ायदा हो ना हो, अपना फ़ायदा पहले ले लेना। प्रधानमंत्री जी ने जो लगभग 1000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दी है, वो प्रधानमंत्री जी का पॉल्यूशन को ठीक करने का मॉडल है। विपक्ष का लगातार आरोप है कि आप उनको प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए, केजरीवाल को जेल भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब एक तरफा जीत की तरफ चल रहे हैं क्या? अभी थोड़े दिनों में 4 जून को आप सुनेंगे कि सारी ईवीएम मशीन बीजेपी ने हैक कर ली। देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी उनके हिसाब से, तो ये तो बोलेंगे ही। इनको कभी भी काम करना नहीं आता। हाँ, ये बातों में, झूठे वायदे करने में देश के सबसे बड़ी पार्टी वाले लोग हैं। सर, आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर में उपवास कर रही है, केजरीवाल जी को क्या कहना चाहिए? करना चाहिए। उनका सबसे बड़ा नेता बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। उनका डिप्टी सीएम 1.25 साल से अंदर है। सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं। अभी पता नहीं और कौन कौन जाएगा, क्योंकि अब केजरीवाल जी ने वहाँ जाकर के थोड़ा सच बोलना शुरू किया है। उसमें वो आतिशी जी का नाम भी ले रहे हैं।
पता नहीं वो भी झूठ ना हो, कभी इस चक्कर में ले दिया हो कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, आतिशी को टेंटेड कर दो। इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए उपवास कर रहे हैं तो उन्होंने स्थान गलत चुना है। उनको राजघाट पे करना चाहिए था। कम से कम महात्मा गांधी जी के साक्ष्य में कोई अच्छा काम करते कि केजरीवाल जी को सद्बुद्धि देने के लिए उपवास कर रहे हैं तो उसका लाभ भी होता। पूर्वी दिल्ली के लिए कोई ऐसी कोई अलग योजना जो आपने सोची हो जो उन लोगों को देनी है, वो क्या है? देखिए, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मेयर भी रहा हूँ, तो यहाँ की डेवलपमेंट को समझता भी हूँ। हमारे क्षेत्र में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की आवश्यकता है और उसका शुरुआत दिल्ली के या देश के इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिलशाद कॉलोनी की 4 बस्ती हैं, कलंदर कॉलोनी, दीपक, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद, उनमें 4000 मकान बनाने के लिए नोटिफाई कर दिया है। और वो जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में दिल्ली सरकार का जो 20-25% का शेयर होता है, जो वो अपना शेयर कभी नहीं देते किसी को, पता नहीं क्या करते हैं वो सब, वो शेयर भी खा जाते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझा कि केजरीवाल की जो हठधर्मिता है, अराजक बिहेवियर है, उसका नुकसान दिल्ली की जनता को नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने, जैसे गोविंदपुरी में 3000 फ्लैट बन के तैयार हुए, लोगों ने पोजीशन लेना शुरू किया है, इस तरह वहाँ भी 4000 फ्लैट बन के तैयार होंगे, काम शुरू होगा चुनाव के बाद। मेरी प्रायोरिटी में और भी जो झुग्गी क्लस्टर पूर्वी दिल्ली में हैं, उनमें भी प्रधानमंत्री जी की ये योजना, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है, तो इस योजना को सभी झुग्गी क्लस्टर्स में हम लागू करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम सब के लिए ये तो सौभाग्य की बात है कि हम सबकी जीवनदायिनी यमुना जी दिल्ली में से होकर के निकलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया कि केजरीवाल साहब ने सिर्फ भाषणों में और वोट लेने के लिए यमुना जी में मैं साफ कर दूंगा, मैं डुबकी लगवाऊंगा, तुम्हारा बेटा, वो सब बातें झूठे साबित हुई। उसमें भी भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेगा। यमुना जी की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया है और आए हुए भी 5-6 साल हो चुके। क्या यमुना जी साफ हुई? आप लोग बताइए। क्या हम अपने बैसाखी के त्यौहार पर हम अपनी नदियों में जाकर के आचमन करते हैं, स्नान करते हैं? क्या यमुना जी में हम जाकर के आचमन कर सकते हैं? तो इसका दोषी केजरीवाल साहब हैं। 3000 करोड़ रुपए उसमें भी खा गए। मेरी प्रायोरिटी में होगा कि केंद्र सरकार में अधिकारियों से और जो मंत्री इस काम के लिए होंगे उनसे निवेदन करूंगा कि, और उसके लिए पूरा परस्यू करूंगा कि यमुना जी बिल्कुल साफ स्वच्छ हों। हम सब दिल्ली वासी अपने त्यौहार पर यमुना जी का आचमन कर सकें, स्नान कर सकें, पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, और साबरमती फ्रंट की तरह ही यमुना जी पर भी ऐसा फ्रंट हो, दिल्ली वासी जाकर के यमुना जी के स्वच्छ किनारे पर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। ये भी मेरी प्रायोरिटी। सर, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी का लगातार मोदी जी पे आरोप है कि जिस मोदी जी डरे हुए हैं इस समय सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल से, सिर्फ तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ केजरीवाल को अवैध तरीके से जेल में डलवाने का काम किया। अगर अवैध, पहली बात तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। आज विश्व की बड़ी ताकतें भी, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं, उनकी सूझबूझ का लोहा मान रहे हैं। केजरीवाल से डरने का क्या प्रश्न उठता है? कैसे केजरीवाल की वजह से ही पूरी बीजेपी भी डरी हुई है इस समय। वो तो सबको दिख रहा है। दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए इतना समर्थन दे रही है, पर केजरीवाल साहब ये भूल जाते हैं कि जो उन्होंने 2013 में कहा था, एक छोटी सी सभा में बड़ा वीडियो क्लिप पॉपुलर हुआ कि मनीष,
अगर मैं भी कहीं भ्रष्ट हो जाऊं, उनको पता था, दरअसल अंतर्यामी हैं वो। जब वो बोलते हैं कि ये अब जेल में जाने वाला है तो थोड़े दिनों में जेल में चला जाता है, तो उनको 2013 में भी पता था कि वो भ्रष्ट होंगे। उन्होंने कहा था मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो मेरे को भी हटा देना, मैं भी जेल में चला जाऊंगा। लेकिन कहा उन्होंने मनीष को था, उनकी टाइमिंग यहाँ गलत हो गई। मनीष पहले जेल में चले गए क्योंकि उन्होंने मनीष के लिए भी कहा था, तो पहले उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया है। जो कर्म किया है इन्होंने भ्रष्टाचार का, वो भुगतना पड़ेगा। देश में कानून का राज है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, देश की पुलिस हो, सब एक कानून के अंतर्गत काम करते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई कानून की कोई एक एजेंसी 19-20 गलत करती है, बायस होती है, तो उसके ऊपर की एजेंसी है। फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हाई कोर्ट ने मना किया है उनको जमानत देने से, सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया जी चले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर कानून का राज है, वो जाए ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपनी बात जा करके रखें। तो सुप्रीम कोर्ट भी, जब चंडीगढ़ के मेयर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं, जब संजय सिंह को जमानत मिल सकती है तो केजरीवाल को भी मिल सकती है। वो जाए, अपना तथ्य ठीक से जाके रखें। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो 8 सम्मन ईडी से क्यों भागते रहे? एक केजरीवाल जी जो उन्होंने कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। हर्ष मल्होत्रा साहब, पूर्वी दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र भाजपा की झोली में आए, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? इसमें कोई रणनीति स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने समाज के, जनता के, हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर धर्म के लिए इतना काम किया है कि अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो सकती है। लेकिन 2-3 मोटी मोटी बातें भी बताता हूं। गरीब वर्ग के लिए कोविड से लेकर के आज तक दिल्ली के 78 लाख राशन कार्ड धारियों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसके पीछे कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। सिर्फ एक ही बात मोदी जी के मन में है कि रात को मेरा कोई भी देशवासी भूखा ना सोए। आप सबने कोविड को महसूस किया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड में फ्रंट से लीड ना करते तो देश कैसे बचता? दूसरी तरफ राजनीति कर रहे थे केजरीवाल साहब कि हमें दिल्ली में हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो 10-15 दिनों के लिए उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप लगवाना चाहते हैं, थोड़ा केंद्र की मदद हो जाएगी, आप भी करिए। 15-20 दिन तक ऑर्डर ही नहीं दे पाए हैं वैक्सीन का। मन में कोई प्लानिंग ही नहीं है। और बल्कि उस समय प्लानिंग किस चीज़ की हो रही थी कि मेरे बंगले का रेनोवेशन कैसे हो। 52 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे खर्च कर देते हैं। पर ऑन द अदर हैंड प्रधानमंत्री जी ने न केवल भारतवासियों को 8 महीने में नई वैक्सीन दी, 140 करोड़ देशवासियों को 3-3 डोज फ्री में लगवाई है। 168 दूसरे देशों में भी उन्होंने वैक्सीन भेजी है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए फ्रेज नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध करके दिखाया कि जब अन्य देशों को भी प्रधानमंत्री की या भारत की ज़रूरत है तो अपने संसाधनों में से, देश के संसाधनों में से उन कंट्रीज़ को भी मदद की है। सर, अभी जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, बीजेपी से जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि वो क्या नया लेकर आएगी? देखिए, बीजेपी ने 2014 का घोषणा पत्र, 19 का संकल्प पत्र, उसमें 99% और 95% जो कहा वो किया है। अभी भी हम जनता के बीच में से हमने उनके सुझाव लिए हैं कि वो देश की, दिल्ली की, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए या किसी और बात के लिए उनका कोई सुझाव है, हमने लिए हैं। हम उसको अपने संकल्प पत्र में ऐड कर रहे हैं और जो भी जनता के सुझाव आएंगे, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का, और इन अगले 5 वर्षों में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का,
ये सबसे बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसके अलावा जनता जो भी सुझाव देगी हम उसको अपने घोषणा पत्र में डालेंगे। लेकिन एक प्रमुख बात, जो भी हम घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में कहते हैं, पहले भी हमने 99% और 95% पूरा किया है, इस बार भी 100% करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मीडिया मित्रों को, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में आकर एक स्वास्थ्य चेकअप कराया और हर्ष मल्होत्रा जी से ब्रेकफास्ट मीटिंग की और उनसे चर्चा भी की कि किस प्रकार से वो पूर्वी दिल्ली का विकास करेंगे, किस प्रकार की उनकी रणनीति है। ये सारी बात भी मीडिया दोस्तों ने माननीय हर्ष मल्होत्रा जो हमारे पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे की। डॉक्टर साहब, ये जो आयोजन के बारे में आपने सोचा, उसके पीछे मोटिव क्या था? और आपने आज की भागदौड़ की जिंदगी में पत्रकारों को कहीं ना कहीं हाल चेकअप देकर उनको एक सहूलियत भी दी है। देखिए, मैं समझता हूँ पत्रकारों को बहुत स्ट्रेस रहता है, उनका दिन रात का ड्यूटी रहती है। जब देखो कभी कोई क्राइम सीन पर जाना है, कभी किसी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए डील करना है, कहीं कोई आग लग गई है वहाँ पहुँचना है, तो इस स्ट्रेस में उनको कितने लोगों को शुगर है, बीपी है, स्ट्रेस ओरिएंटेड डिजीज़ है, कितने मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मान ली मोटापा है या हार्ट डिजीज़ है, इस सब का पूरा हमने एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप का प्लान किया। और हम सब लोग ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हमारे जितने मित्र हैं मीडिया के, वो स्वस्थ रहें, तभी वो देश के लिए, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। और मैं ये भी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय हर्ष मल्होत्रा जी का ये विज़न है पूर्वी दिल्ली के लिए कि सबसे पहले उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, उसको किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा यमुना को साफ करने का उन्होंने बीड़ा लिया है। तीसरा, उन्होंने कहा गाजीपुर में जितना गौतम गंभीर जी ने किया, उसके आगे उसको जितना भी सेग्रीगेट करके उस पहाड़ को नीचे किया जाएगा वो किया जाए। उन्होंने कहा ट्रैफिक पॉल्यूशन को ठीक करना है। उन्होंने कहा एक यूनिवर्सिटी नई बनानी है। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज, बड़े अस्पताल का पूर्वी दिल्ली को देने का वादा किया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली, जो हमारे भाटी जी ने कहा सारे दुखिया पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, अब हर्ष मल्होत्रा जी के समय में सारे सुखिया पूर्वी दिल्ली में रहेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर अनिल गोयल जी का, जिन्होंने पत्रकारों को ये सोचते हुए कि उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो क्षेत्र सही रहेगा, क्योंकि वाकई में जो पत्रकार उन पर स्ट्रेस रहता है, क्योंकि जगह रात भी जागना, अन्य जगह जगह हर प्रकार की मीडिया कवरेज करना, तो डॉक्टर साहब ने जो उनके स्वास्थ्य के लिए सोचा है, ये बहुत बड़ी सोच है। और मीडिया यदि हमारे साथ है और मीडिया चलते हुए स्वस्थ रहेगा तो मैं मानता हूँ जनता भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि न्यूज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई कार्रवाई जो हैं वो मीडिया के माध्यम से होती है। तो आप सबके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप रखा। और हर्ष मल्होत्रा की जो सोच है कि पूर्वी दिल्ली में सब सुखी रहेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सोच है। मैं उनका धन्यवाद